हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ पार्थदास। आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th का जियोग्राफी का चौथा चैप्टर कृषि का पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे पार्ट 1 में हम पढ़े थे पार्ट 2 में बाकी सवाल के बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। तो यहाँ पर दिया है भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंदा गोभी, टमाटर जो मलबरी पेड़ टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अखाद्य फसलें, रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। यानी भारत में जो है उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इस मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। यानी रबर ऐसा फसल है ना, जो अंडमान और द्वीप समूह और गारो पहाड़ी में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें, कपास, जूट। भारत में रेशेदार फसल पाए जाते हैं कपास, जूट, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथी रेशम कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। यानी मलबरी एक पेड़ है जिसके पत्तों पर कोकून पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। भारत जो है यानी कपास के लिए विख्यात जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क तर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। कपास जो है ये खरीफ की फसल होती है और इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। यानी कपास को पकने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। और ये महाराष्ट्र, गुजरात,
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। जूट, जूट जिसको हम लोग पटसन बोलते हैं ना, पटसन कहते हैं। जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में, यानी ये वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इसका खेती वर्षा ऋतु में होता है। बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल में खास करके जूट का उत्पादन किया जाता है। बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के उत्पादन के लिए है ना। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका प्रयोग बोरिया करने है ना। इसका प्रयोग बोरिया यानी बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार दूसरी भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जाता है तथा इसकी गति मंद होती जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस
दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए ये न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार की घोषणा करती है। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। शुरुआती देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में भारत की जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि पर ही आधारित था। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010 से 2011 के में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन भी थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश
गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के लिए अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। यह क्रियाकलाप है। ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते। ये भी एक बड़ी समस्या है कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास की दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, एक बड़ी सवाल है। किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है, तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है ना वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। जब उपनिवेश था हमारा देश, जब पूरे विश्व में उपनिवेश काल था, तो उस समय भी हमारे यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, तो उस समय भी भारतीय भारतीय मसाले विश्व में विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की और आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार में हुए के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा यानी कंपटीशन करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। आज भारतीय कृषि दो राह पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है,
तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल वृत्तों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलों उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण विनिर्माण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसल उगाकर उपयोग किया जा सकता है। यहाँ दिया है कि अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थ का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों को उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विवाद पर विवाद कीजिए। तो यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ सवाल है, सवाल को हम बाद में देखेंगे, आप सवाल कर सकते हैं इससे।